देखिए, आज आपको बच्चों इस महामैराथन क्लास में एक एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है विद्युत धारा। आप भी जानते हैं इस करंट का हमारे इस दैनिक जीवन में कितना अधिक उपयोग है, और उससे भी ज़्यादा हम लोग जो पेपर देने जा रहे हैं बहुत ही जल्द, उसमें आपका जो पार्ट है ये बहुत ही अच्छे नंबरों का सहयोग भी करेगा। और आज के इस वीडियो में थ्योरी तो आपको बताई ही जाएगी, साथ ही साथ एग्ज़ाम में आने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को क्या करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको लगातार इसकी सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो इन बातों के बाद अब हम अपने क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहला जो हमारा नाम है इस चैप्टर का, वो क्या है? विद्युत धारा। यानी विद्युत धारा हम कहते किसे हैं? तो हमने पढ़ा है कि किसी भी सर्किट में यानी किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश के बारे में बच्चों हमने आपको इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था। आज हम धारा पढ़ रहे हैं। धारा कब उत्पन्न होती है? आवेश के गतिमान होने से। तो ध्यान रखना है, विद्युत धारा क्या है? किसी वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी वैद्युत धारा I = Q/T। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। मात्रक क्या होगा? एम्पियर। राशि कैसी होगी? अदिश। अब आप लोग इस धोखे में ना रहें कि वैद्युत धारा यदि अदिश राशि है यानी स्केलर क्वांटिटी है, तो आखिरकार फिर इसको प्रदर्शित करने के लिए हम तीर का चिन्ह क्यों लगाते हैं? ध्यान देना जरा। ऐसे एग्जाम्पल, जैसे ये दो धाराएं हैं, इसका हमने मान लिया I1 = 3 एम्पियर और I2 = 4 एम्पियर। और ये जो एंगल बन रहा है सपोज दैट यहाँ 90। तो अब जो ये दोनों धाराएं इस बिंदु पर मिलेंगी, तो इसका परिणामी क्या होना चाहिए? तो नियम के अनुसार आप जब कभी देखेंगे तो इसका परिणामी मिलेगा 5 एम्पियर मिलेगा नहीं। तो अब आप सोचेंगे कि सर धारा अगर 3 और 4 एम्पियर है तो परिणामी 5, क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। परंतु उसको भी छोड़िए, आपने एक ये भी फार्मूला पढ़ा है, R = √a² + b² + 2ab cos θ। लेकिन ये लगता कहाँ है? ये लगता है सदिश में। कहाँ लगता है? और हम बात किसकी कर रहे हैं? अदिश की। तो अदिश के नियमानुसार तो ये 5 एम्पियर होगा नहीं। अदिश योग यानी बीज गणितीय योग। तो ये जो 5 एम्पियर है, ये बात गलत हो जाएगी। तो सही क्या होगा? 7 एम्पियर। यहीं से हमारी बात स्पष्ट हो जाती है कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, बल्कि अदिश राशि। क्यों? अगर ये वैद्युत धारा सदिश राशि होती तो यहाँ से I = √I1² यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 2 × 3 × 4 × cos 90। तो ये हल होकर के 5 आ जाता। लेकिन ये योग कैसा है? सदिश। और हमें कैसा चाहिए? अदिश। तो जब भी आप कभी किताब में देखेंगे
तो परिणामी जो होगा वो अदिश योग होगा, सदिश योग नहीं होगा। तो इससे एक बात ये स्पष्ट हो गई कि वैद्युत धारा क्या है, इसका मात्रक क्या है, और ये राशि कैसी है। राशि हमेशा याद रखना अदिश होती है। कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि वैद्युत धारा एक सदिश राशि है। वैद्युत धारा सदिश नहीं, बल्कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि। क्यों अदिश है? आपने देखा कि 3 और 4 का परिणामी 5 एम्पियर नहीं है, बल्कि 7 एम्पियर है। 7 एम्पियर ये सदिश योग नहीं है, ये डायरेक्ट अदिश योग है। तो यही हमें पता चल जाता है कि वैद्युत धारा एक सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है। तो ये बातें थी। तो वैद्युत धारा का टॉपिक था, तो वैद्युत धारा को समझना इम्पोर्टेंट था। मात्रक भी समझ लिया, एम्पियर होता है। अगर एम्पियर के बारे में बताना हो तो यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। एम्पियर की भी परिभाषा, मानक परिभाषा तो अलग होती है, वो आपने कक्षा 9 में ही पढ़ लिया होगा कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के 2 समांतर तारों में जब समान प्रबलता की धारा प्रवाहित करते हैं और उनकी एकांक लंबाई में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। लेकिन वो प्राइमरी लेवल की बात है, कक्षा 9 की बात है। अब आप इस समय प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो आपको लॉजिकल थ्योरी चाहिए, वो तो एक रट्टा मार व्यवस्था है, मानक परिभाषा है। हमें यहाँ से देखना है कि I = Q/T से, इससे समझना है, सूत्र से समझना है। तो यहाँ से जो परिभाषा निकलेगी एम्पियर की वो क्या होगी कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो अब तक हमने वैद्युत धारा से संबंधित ये चीज़ें पढ़ी। अब हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण नियम। जैसे एक आपने व्हीटस्टोन सेतु का नाम सुना होगा। व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ने से पहले हम आपको 2 नियम और बताते हैं वैद्युत धारा संबंधी। किरचॉफ के नियम। किसके नियम? किरचॉफ के नियम। इसका एक नियम है प्रथम नियम। इसको कई नामों से जानते हैं। प्रथम नियम को धारा का नियम भी कहते हैं, इसी को हम संधि का नियम भी कहते हैं। और यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण पर आधारित है। ध्यान रखना, किरचॉफ के पहले नियम को हम धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं, और आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। और देखें, जैसे यही आपको पता चल जाएगा, जरा इसको समझने का प्रयास करें। जैसे ये हमने एक आकृति बनाई, तो अब आपको हमने यहाँ दे दिया 5 एम्पियर, यहाँ हमने दे दिया 7 एम्पियर, फिर हमने यहाँ पर दे दिया 3 एम्पियर। ध्यान देना, आपको बताना है, हम इसमें एक क्वेश्चन भी करेंगे। और ये 3 एम्पियर है, फिर हमने इसको दे दिया 7 एम्पियर। अब हम आपसे पूछें कि यहाँ कितने एम्पियर की धारा बहेगी, तो अब ये संधि के नियम का प्रयोग है। पेपर में आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इस संधि से यहाँ से यानी इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, तो अब ऐसे अगर दिया होगा तो अभी अभी जस्ट जो हमने पहले थोड़ी देर पढ़ाया, वैद्युत धारा एक अदिश राशि का मान जो आपसे था, एक पार्ट यानी एक पार्ट टॉपिक था, तो 7 और 5 12 एम्पियर तो यहाँ हो गई। अब देखिए ये 12 एम्पियर इधर जाएगी, तो 12 जब यहाँ पहुंची तो फिर से बटी 2 भागों में, तो 3 चली गई इधर, तो इसके लिए कितने बची? 9 एम्पियर। ध्यान देना जरा, 12 एम्पियर टोटल, 3 इधर चली गई, तो इसके लिए बची कितनी? 9 एम्पियर। अब 9 एम्पियर जब इस संधि में जाएगी तो फिर 2 भागों में बटी,
तो इधर जाएगी 7, तो इसका मान क्या आएगा 2 एम्पीयर। इस तरह से हम अपने इस नियम का पालन करते हैं। और होता क्या है, किसी भी संधि में मिलने वाली, पहला नियम क्या है, किसी भी संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। आप इस फिगर को दिमाग में बैठा लें, अगर आपको ये आ गया तो ये समझिए कि 2 नंबर का एक पार्ट फिक्स है, इसको आना ही आना है किरचॉफ के नियम से संबंधित। तो ध्यान क्या दिया हमने, अभी बोला किसी भी संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य। चेक कर लीजिए। हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, संधि की ओर जो जाती है धाराएं वो पॉजिटिव वे में ली जाएंगी यानी धनात्मक, और जो संधि से दूर जाती हैं उनको हम ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर देखिए, इस संधि के लिए ये दोनों धाराएं जा रही हैं तो धन के हो गए 7 5 12, और 12 निकल रहा है तो 12 हो गए ऋण के, तो यहाँ पर क्या हो गया शून्य बीज गणितीय। चलिए यहाँ देखते हो तो ये आपकी जा रही है तो 12 धन की है, लेकिन ये दोनों निकल रही हैं तो ऋण की है, तो 9 3 12 ऋण के और धन के 12, तो यहाँ भी 0। आप इस संधि में जाएंगे तो 9 जा रही है तो धनात्मक, और ये दोनों निकल रही हैं तो यानी ऋणात्मक, यहाँ 0 हो जाएगा। मतलब वो नियम हर जगह लागू होगा कि किसी भी संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। इसी को हम धारा का नियम भी कहते हैं, संधि का नियम भी कहते हैं। और ये नियम किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। दूसरा नियम जो आपका होगा उसे हम पास का नियम कहते हैं, यानी जो किरचॉफ का दूसरा नियम होगा उसके जरा नाम सुनिए। जो दूसरा नियम होता है उसे हम पास का नियम कहते हैं। कौन सा नियम, बंद पास या पास का नियम। किसके नियम को, कभी ये पूछ लिया जाए कि किरचॉफ के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, पास का नियम। और सुनिए इसके साथ साथ अभी जैसे उसमें पढ़ा था कि धारा का नियम, तो ये वोल्टता का नियम है। इसका नियम है वोल्टता या विद्युत वाहक बल, वोल्टता का नियम है। और तीसरी बात जैसे वो था आवेश संरक्षण पर आधारित, तो ये किस पर आधारित है, ये है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। उसकी खासियत क्या थी कि उस पर जब वो आवेश संरक्षण पर था तो उस पर बहने वाली या संधि में मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य था। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। मतलब प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये था हमारे किरचॉफ का दूसरा नियम। नाम ध्यान रखना, पास का नियम, वोल्टता का नियम, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, और ये दूसरे नियम का फार्मूला, ये पहले नियम का फार्मूला। तो अब हम इन किरचॉफ के नियमों के बाद हम आपको थोड़ा सा बताएंगे व्हीट स्टोन के बारे में। व्हीट स्टोन सेतु क्या है, ये व्हीट स्टोन सेतु है क्या, और इसके बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी है, जरा इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। और इसके उसको बताया किसने था, व्हीट स्टोन ही नाम था, ये वैज्ञानिक का ही नाम व्हीट स्टोन था। इन्होंने ही इस व्यवस्था का आविष्कार किया और इसका उद्देश्य क्या था, इस व्यवस्था को बनाने क्या मतलब मुख्य टारगेट क्या था। तो सुनिए, व्हीट स्टोन नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो ये व्यवस्था बनाई, थोड़ा सा पहले हम सोचते हैं कि चित्र आपको बना दें। ये यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा, एक यहाँ आपकी दूसरी कुंजी लगी होगी, ये दाब कुंजी होती है, ये प्लग कुंजी है, ध्यान रखना। इसका नाम K1 डाल सकते हो, इसका K2 डाल सकते हो, ये सेल है। जब ये दबाई जाएगी यानी ऑन होगी तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है।
यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ ये रेजिस्टेंस बना देना इनमें, यानी ये तार हैं तो 100% इनमें रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होगा, तो इनके नाम भी डाल दिए जाते हैं, ऐसे P, Q, R, S, इस तरह से आप नाम भी डाल देंगे। और ये व्हीटस्टोन सेतु का फिगर बन गया। होता क्या है, इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है। व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हो, इसका नामांकित चित्र बनाइए, इसका सिद्धांत लिखिए, इससे लाभ क्या है, ये किस पर्पस पर बनाया गया, इसका उद्देश्य यानी क्या है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। और ध्यान दीजिएगा ये पार्ट है क्या, तो इसमें ये बोलना होता है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर भी थे, वैज्ञानिक भी बने बाद में। तो ये इन्होंने यानी व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके अनुसार एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता। अब यहाँ पर जो यस नाम का है प्रतिरोध, ये यहाँ पर कैसा सामान्यतया होता है अज्ञात, ये कैसा होता है ज्ञात, ये दोनों होते हैं अनुपात में। तो आपको बता दें, जैसे नाम हमने डाला ABCD, तो इस भुजा का नाम, इन दोनों भुजाओं का नाम होगा आपकी अनुपाती भुजाएं। कौन सी भुजाएं, अनुपाती भुजाएं। और ये भी ध्यान देना है, इस भुजा को क्या कहते हैं, ज्ञात भुजा, और इसको कहते हैं अज्ञात भुजा। ये है आपका गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी, ये है दाब कुंजी, और ये है आपकी प्लग कुंजी। कौन सी कुंजी, अब इसको हमने दबा दिया, जैसे ही दबाया करंट फ्लो हुआ, माना इससे करंट निकला I, फिर पहुंचा कहाँ, ये बिंदु A पर। आप संधि के नियमों का प्रयोग करें, संधि के नियमों के मुताबिक, यानी अगर धारा I1 उधर गई तो धारा I2 इधर गई, तो I बराबर I1 प्लस I2, यानी यहाँ पर ये जा रही है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यानी I माइनस I1 माइनस I2 बराबर 0, यानी I बराबर I1 प्लस I2। अब यहाँ पर ये भाई जाने वाली, हमने आपको बोला है जाने वाली धनात्मक और संधि से निकलने वाली ऋणात्मक, तो जब ऐसे लिखा, ट्रांसफर कराया, पक्षांतर किया, तो ये मिल जाएगा। तो परिभाषा कैसे बनती है, इंग्लैंड के प्रोफेसर या वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके अनुसार हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS एक समांतर चतुर्भुज ABCD के बीच जोड़ दिए जाते हैं। बाद में क्या होता है, इसके तार यानी इस चतुर्भुज के 2 सिरों A और C के बीच में एक सेल लगा दिया जाता है, एक कुंजी लगा दी गई, कुंजी दबाया गया, कुंजी K1 को, सेल से धारा बही, बिंदु A पर पहुंची, 2 भागों में बट गई, A से B की ओर I1, A से D की ओर I2 गई। जो B पर पहुंचकर I1 है वो सीमित नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये I1 आ जाएगी ऐसे, और ये भी यहाँ पर सीमित नहीं होगी, ये I2 आ जाएगी। तो इस संधि में पहुंच करके ये धारा पुनः I1 प्लस I2 यानी बराबर I हो जाएगी, तो यहाँ तक फिर से यानी इस प्रकार से ये सर्किट पूरा हो जाता है। और होता क्या है, जब ये चारों प्रतिरोध PQRS यदि समान कोटि के हों और इनका अनुपात समान हो, यानी संतुलन में जब होता है सेतु, तो अगर हम कुंजी K2 दबाते भी हैं तो इस धारा मापी G में कोई विक्षेप नहीं होता, यानी इसमें कोई भी इसकी सुई हिलेगी डुलेगी। तो ये तभी संभव है जब ये दोनों बिंदुओं पर विभव यानी B और D पर विभव कैसा हो, समान हो। समान होगा तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। अगर इन दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। तो बस हमारा उद्देश्य यही था कि कुंजी K2 को दबाने पर अगर धारा मापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है।
तो बस जैसे ही संतुलन में आता है हम अलग अलग बंद पास ले लेते हैं। एक बार बंद पास ए बी डी ए लेते हैं, जरा ध्यान देना, ए बी डी ए में हाँ एक आपको टर्मिनल बनाना हम सिखा रहे हैं, ध्यान देना। टर्मिनल आप अपनी किताब में कभी कभी ऐसे बने देखोगे, कहीं ऐसे एरो बना है, अब मतलब हम लोग नहीं समझते, ऐसे एरो बना है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि ऐसे एरो बना है। इसका मतलब क्या है? एरो चाहे जिधर बनाओ, एरो चाहे जिस तरफ से हम बना दें, हमें केवल देखना होता है उसकी नोक। तो आप ये ध्यान दीजिए, जैसे ये एरो ऐसे बना है, तो अगर हम इस नोक के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे यानी उसी दिशा में जाएंगे तो हमारा मान होगा धनात्मक, और यदि हम इस नोक के उल्टा जाएंगे तो मान होगा ऋणात्मक। तो देखिए I1 यहाँ धारा है और P यहाँ प्रतिरोध है, और हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम कहता क्या है कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का हमने यानी गुणनफल करा दिया धारा का प्रतिरोध से। अब देखिए I1 हमारे नोक की ओर जा रही थी तो धनात्मक, लेकिन यही घूमते घूमते एरो जब ऐसे आएगा इस बंद पास में यानी ए बी डी ए में, बंद डिब्बा अलग हो गया। क्यों? ये है कि दीवार काम करने लगेगा जब इसमें कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। भाई धारा मापी की सुई देखी होगी आपने, ऐसी होती है जस्ट धारा, अगर इधर साइड है तो ऐसे मुड़ जाती है, उधर है तो उधर मुड़ जाती है। तो देखो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि धारा मापी धारा मापता है, तो अब आपको बता दें धारा मापी धारा मापता नहीं है, नाम है इसका धारा मापी। धारा मापी केवल धारा की दिशा बताता है कि धारा किधर बह रही है, केवल ये बताता है। धारा मापी से धारा नहीं नापी जाती, धारा की दिशा देखी जाती है। धारा नापने के लिए यंत्र है, उसका नाम है अमीटर, जो धारा मापी की सहायता से बनाया जाता है, अमीटर भी और वोल्ट मीटर भी। अगर धारा मापी के समांतर क्रम में एक संट जोड़ दें, ध्यान से सुनना, संट का मतलब अल्प प्रतिरोध जोड़ दें, तो बनने वाले यंत्र का नाम अमीटर है। और यदि इसी धारा मापी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दें तो बनने वाले यंत्र का नाम वोल्टमीटर। अमीटर से परिपथ में धारा मापते हैं और वोल्टमीटर से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। दोनों का काम अलग अलग है। अमीटर का काम धारा मापना है, वोल्टमीटर का काम सिरों के बीच विभवांतर या परिपथ में विद्युत वाहक बल। हालांकि विद्युत वाहक बल मापने के लिए और एक उपकरण है आगे, पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी, परंतु वोल्ट मीटर भी नापता है, विभव मापी भी नापता है। जैसे आप जानते हो घड़ी देखने के लिए हमारे पास ये रिस्ट वॉच भी है और मोबाइल भी है, दीवार घड़ी भी है, अनेक साधन है। तो वैसे ही वोल्ट मीटर द्वारा भी विभव मापा जाता है, विभव मापी द्वारा भी। लेकिन आपको बता दें वोल्ट मीटर से ज्यादा अच्छा विभव मापी होता है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि सुग्राहिता किसकी अधिक होती है, वोल्ट मीटर की कि विभव मापी की, तो आपका जवाब सुग्राहिता का मतलब अच्छा कौन है, किससे अधिक अच्छा नाप सकते हैं। तो जैसे अब आपसे कह दें एक किराने की दुकान में बाट वाला तराजू हो और एक इलेक्ट्रिक तराजू हो, तो कौन सी माप अधिक शुद्ध होगी? आप इलेक्ट्रिक तराजू को अधिक शुद्ध मानेंगे कि बाट वाले को अधिक मानेंगे? बाट वाले में तो कांटा थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया तो कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक तराजू में आपको एग्जैक्ट मिलीग्राम तक का पैमाना आप देख सकते हैं। ग्राम तक तो 100%, यदि और भी ज़्यादा उसकी यथार्थता है तो मिलीग्राम तक जा सकते हैं। तो वैसे ही जैसे वहाँ पर है वैसे यहाँ पर भी वोल्ट मीटर से विभव मापी श्रेष्ठ होता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा हाँ, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जब बात अमीटर वोल्ट मीटर की चली रही है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, हम अक्सर देखते हैं
एक आदर्श अमीटर क्या होता है? आदर्श अमीटर का अपना एक मानक है। आदर्श अमीटर यानी आइडियल क्या है? तो आइडियल अमीटर यानी आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है। यह सिर्फ मानक है, जबकि दैनिक जीवन में ऐसे किसी अमीटर का बनाया जाना संभव नहीं है जो कोई भी क्षति ना करे। भाई देखिए, अमीटर लगाओगे, पैमाना नापेगा, तो जो अमीटर नापता है वो आई थोड़ी ना नापता है, वो तो IRMS नापता है। ध्यान देना, यानी जो अमीटर से नापा जाता है, जो वैल्यू नापी गई धारा की, वो आई नहीं होती है। ये भी एग्जाम में ध्यान रखना कि अमीटर द्वारा क्या नापी जाने वाली धारा को हम क्या कहते हैं, तो हम कटाक से आई में निशान लगा देंगे। आई नहीं होगी, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, यानी IRMS होती है। और ऐसे ही वोल्टमीटर भी V नहीं नापता है, VRMS नापता है। क्या नापता है वोल्टमीटर? VRMS वैल्यू नापता है। अमीटर RMS वैल्यू IRMS, वोल्टमीटर VRMS। एक आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन एक आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। ये भी आप अपने क्वेश्चन को एक जगह कहीं अपना लिख लें, याद रख लें माइंड में, बिल्कुल एग्जाम में आएगा 100% इसी से रिलेटेड। तो अब खैर इन बातों को हम और आगे बढ़ाते हैं। हमने इसको देखा, अभी इस टॉपिक को और पूरा करते हैं आगे। टर्मिनल का लगाना सिखा रहे थे, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप देखोगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी इस टर्मिनल की। तो टर्मिनल लगाने का मतलब है कि जब हम इसको ऐसे ले जाएंगे तो I1 का संपर्क P से हुआ, यानी धारा का गुणा प्रतिरोध से। फिर जब यही टर्मिनल ऐसे आ रहा था, फिर ऐसे घूम के जाएगा, तो देखो ये इधर जब जा रहा था तो I2 आ रही है ऐसे, और ये घूम रहा है ऐसे, यानी ये टर्मिनल उल्टा लग रहा है। तो फिर चिन्ह लगा दो माइनस का, माइनस I2 × R। अब देखिए कहीं इस परिपथ में सेल तो नहीं जुड़ा। सेल जुड़ा होता तो हम विद्युत भागफल की बात करें, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। सिग्मा IR या समेशन IR, जो भी आप पढ़ते हो, समेशन यानी योग, सिग्मा भी योग है। तो हमने बीजगणितीय योग करा दिया। चिन्ह माइनस में क्यों आया? क्योंकि टर्मिनल का साथ नहीं दे रहा। तो अगर सर अगर टर्मिनल इधर लगा होता तो क्या होता? देखो परेशान मत हो बेटा, अगर ऐसे लगा होता तो ये I2 का सपोर्ट करता, तो I1 के विपक्ष में जाता। और यदि हमने ऐसे लगा दिया है तो अब ये I1 का सपोर्ट कर रहा है I2 के विपक्ष में, किसी न किसी का तो उसको विपक्ष में उसको जाने जाना है। इसलिए क्यों? क्योंकि बराबर जब यहाँ कोई है नहीं आपका वोल्टेज, यानी कोई यहाँ पर वो है नहीं, कोई सेल जुड़ा नहीं है, तो बराबर क्या लिखना है? 0। तो जब भी आप इसका पक्षांतर करेंगे तो I1P = I2R, एक क्वेश्चन नंबर डाल देंगे फर्स्ट। इसके बाद देखिए क्या होगा, अगर आप आप जाएंगे, दूसरे टर्मिनल में जाएंगे। दूसरा टर्मिनल क्या है? BCDB। दूसरा टर्मिनल क्या है? BCDB। टर्मिनल नहीं, सॉरी, पास, बंद पास। तो देखो दूसरे बंद पास के लिए भी आप एक टर्मिनल बना दें। हम कहते हैं एक ऐसे एरो लगा दें। चलो अब देखिए ये किसका सपोर्ट करेगा? ये करेगा सपोर्ट I1 का। और ये विरोध किसका करेगा? ये करेगा I2 का। तो क्या होगा? I1 × Q माइनस I2 × S बराबर 0, यानी I1Q बराबर I2 S। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप ध्यान दें, अगर हम एक नंबर में 2 नंबर का भाग दे दें तो I1P / I1Q बराबर I2R / I2S। क्या होगा? ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो P/Q बराबर R/S। ये जो हमको फार्मूला मिला ना, इस फार्मूले की मदद से हम इस यस का मान ज्ञात कर देंगे। क्यों? यही तो अज्ञात है, बाद बाकी तो सब ज्ञात है। P भी ज्ञात है, Q भी ज्ञात है, R तो हम निकाल के ही रखते हैं प्रतिरोध बॉक्स से। इसकी तो वैल्यू बिल्कुल हमें क्लियर ही पता होती है, तो R भी पता होता है। तो यस, हम इस फार्मूले के प्रयोग से निकाल लेते हैं। तो अब तक हमने ये देखा कि हमारे इस व्हीटस्टोन का क्या रोल है। व्हीटस्टोन का रोल है कि अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना।
और सुनिए, इससे संबंधित दो उपकरण भी हैं। एक का नाम है मीटर सेतु, ये मीटर भर का सेतु है, उसी का नाम मीटर सेतु। जो मीटर भर का ब्रिज दिखाई दे उसी का नाम मीटर सेतु होता है। और इसका भी काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। इसका फार्मूला देख लीजिए, अज्ञात प्रतिरोध S इक्वल टू R इन ब्रैकेट 100 माइनस L बटे L। ये भी इसका फार्मूला है, किसका, मीटर सेतु का। तो ध्यान रखना, ये मीटर सेतु के लिए एक और भी होता है इसी पर आधारित उपकरण, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। क्या नाम होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र एक ही है कि दोनों के द्वारा सिर्फ क्या ज्ञात किया जाएगा, दोनों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अज्ञात प्रतिरोध को ही ज्ञात किया जा सकता है। तो चलते हैं, अब हमने ये तो खैर इतना पार्ट पढ़ ही लिया। इसके बाद थोड़ा सा विभव मापी, जैसे अभी हमने बताया विभव मापी क्या होता है। विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी सेल का विद्युत वाहक बल नाप लेते हैं, या परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभवांतर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, विभव मापी में भी वही काम वोल्टमीटर का भी है, लेकिन दोनों की स्थितियां अलग अलग है। विभव मापी में क्या होता है, हमें शून्य विक्षेप स्थिति पढ़नी पड़ती है, जिसमें त्रुटि की संभावना बहुत कम, और उसमें वोल्टमीटर में संकेतक देखो कहाँ कम कहाँ ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रिक है, वो थोड़ा देसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टमीटर से विभव मापी अधिक सुग्राही है। और इसके साथ साथ विभव मापी के कुछ उपयोग भी हैं। विभव मापी द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल की हम तुलना भी कर सकते हैं, उसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, विभव मापी की ये तो उपयोगिता हो गई, विभव मापी के यानी ये उपयोग है। और विभव मापी श्रेष्ठ भी होती है, किससे श्रेष्ठ होती है, वोल्टमीटर की तुलना में। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें, अब तक हमने किरचॉफ के नियम पढ़े दोनों, ये पढ़ा क्या, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु। इसके बाद इसके उपयोग भी हमने देखे, जैसे मीटर सेतु क्या है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या है, इनके बारे में जाना। अमीटर और वोल्टमीटर के बारे में समझा। अमीटर परिपथ के सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, वोल्टमीटर सदैव परिपथ के उन बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जुड़ेगा। और इसके बाद जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसके जरा कुछ सूत्र आप देख लें। अगर श्रेणी क्रम संयोजन है, यानी सीरीज प्रोसेस है, श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात की जाए तो इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, यानी जितने भी दिए होंगे वो सब श्रेणी क्रम में। और एक बात ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे सब में धारा समान रहेगी, परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होगा। कैसा होगा, भिन्न भिन्न होगा। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। यानी श्रेणी क्रम संयोजन की यह विशेषता है कि धारा समान रहेगी परंतु क्या भिन्न भिन्न रहेगा, विभवांतर। अच्छा, समांतर क्रम यानी पैरेलल जो प्रोसेस है, पार्श्व क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, ये फार्मूला है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अन्य भी जो दिए हो, लेकिन इसमें देखो क्या होगा, इसमें क्या होगा, विभवांतर समान रहेगा उनके बिंदुओं के बीच। तो क्या भिन्न भिन्न रहेगी, धारा भिन्न भिन्न रहेगी। ध्यान रखना इस बात का, मतलब जहाँ धारा समान दिखे वहाँ कौन सा नियम लगाओगे, श्रेणी क्रम का। और जहाँ आपको धारा समान ना दिखे वहाँ पर कौन सा नियम लगाओगे, समांतर क्रम का। तो प्रतिरोधों को भी जोड़ने का एक तरीका होता है।
कैसे जोड़ेंगे ये भी हमें ध्यान रखना है। अब हम इस चैप्टर के बारे में तो काफ़ी कुछ सुन चुके हैं। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इससे संबंधित कुछ उदाहरण या कुछ आंकिक प्रश्नों की भी बात करें कि आखिरकार हम उनको कैसे लगाएंगे। एक दो क्वेश्चन प्रतिरोधों से संबंधित भी देखें, फिर कुछ क्वेश्चन आप व्हीटस्टोन सेतु या किरचॉफ के नियम से संबंधित देखें। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने हैं और लगाने हैं। देखो हम एक चित्र बनाते हैं, आपकी किताब का ही है, ये शायद है एग्जाम्पल नंबर 15 है। इस प्रकार से बना हुआ है। देखो अभी हम ये बना के आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से बना है, थोड़ा सा आप भी इसे समझें। और आप आकार देख के तो समझ ही रहे हैं कि अभी अभी हमने किसी प्रकार का एक चित्र बनाया था व्हीटस्टोन के लिए, तो ये भी ऐसे ही बना है। इसमें देखिए यहाँ धारामापी इसकी सुई में विक्षेप भी है, कोई बात नहीं, यानी संतुलन में अभी नहीं है। और हमें इसको करना क्या है, संतुलन की दशा में केवल प्रयुक्त करना है। सभी जगह ऐसे ऐसे लगा देंगे, अपने रेजिस्टेंस भी लगा देंगे। और ये मान आपको शायद ज्ञात नहीं होगा। यस, ये हमें R बराबर दिया है 70 ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और यहाँ P बराबर दिया है 10 ओम, Q बराबर दिया है 100 ओम, ऐसे हमको दिया। और यहाँ पर भी सेल लगा है, कुंजी लगाए या ना लगाए वो उसकी इच्छा है, हो सकता है डायरेक्ट हो। यहाँ भी कुंजी नहीं दर्शाया है, वो अपनी प्रश्न की इच्छा है। प्रश्न इस प्रकार से है, देखो इसने प्रश्न में एक गलती भी की, कहता है चित्र 37 में संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन। ये गलती बेटा प्रश्न की, अगर संतुलन में है तो ये एरो कैसा होगा, सीधा होगा। ये किताब में अपने थोड़ा सुधार लेना, या मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि ये एरो नहीं लगा है, एरो लगा है तिरछा और बोलता है संतुलन में। तो अगर संतुलन की अवस्था में है तो एरो तिरछा नहीं होगा, एरो एग्जैक्ट सीधा होगा, अन्यथा फिर संतुलन में नहीं होगा। तो चलिए किताबें हैं मिसप्रिंट हो जाती है। कहता है भुजा BD, ऐसे नाम डाले हैं A B C और D। कहता है भुजा BD का जो प्रतिरोध यस है इसका मान बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते हो। देखो सवाल भले ही बड़ा बनावटी लिखा हो, लेकिन जब आप व्हीटस्टोन सेतु जानते हैं तो सवाल समझिए आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यही बात है कि हमें नियम पता होने चाहिए, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो देखिए क्या होगा, इसकी सहायता से अभी अभी आप पढ़ के आए हो P/Q बराबर R/S। अब आप देखते हो जब संतुलन में है तभी तो हम ये लिखते थे P/Q बराबर R/S। तो यहाँ पर देखो P की जगह कितना है 10 और Q की जगह कितना है 100, R की जगह कितना है 70 और S ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, एक 0 से 0 कैंसिल, यस का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यस इक्वल टू 70 दे हम 700 ओम, यानी यस की वैल्यू कितनी आ गई 700। इस तरह से बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। लेकिन यदि हमें इसके नियम की जानकारी ना हो तो चित्र को ही देख के हम लोग डर जाते हैं कि अब हम इस प्रश्न में करें क्या, अब इसका क्या हल होगा। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिए। अब देखो हम एक क्वेश्चन तो ये व्हीटस्टोन से संबंधित हो गया, एक दो क्वेश्चन अभी हम और देखते हैं संयोजन से संबंधित भी। हम आपको एक दो क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे सवाल और भी हो सकते हैं संयोजन से रिलेटेड भी क्वेश्चन। हालांकि इसमें भी और भी कई क्वेश्चन इसी से संबंधित दिए हैं, व्हीटस्टोन से ही संबंधित है। आप लगाइएगा, घर में प्रयास करें, आने वाले एग्जाम की पूरी तैयारी करें। और यदि कोई समस्या आती है तो आप इसके लिंक में जाएं और अपनी समस्या यदि बताएंगे
तो आपका पूरा यहाँ पर आपकी समस्या को हल करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए सभी लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ऐसे चित्र बना हुआ है, पूरा आपको बताया जाएगा इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये ऐसे जुड़ेंगे, चित्र भी बना लीजिएगा और इसको लगाइएगा भी कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। और ये अब आपका चित्र बनके तैयार हो गया। यहाँ पर नाम है P, यहाँ पर नाम है Q, यहाँ पर है 3 ओम, ये है 10 ओम, यहाँ पर भी 3 ओम, ये R आपसे शायद पूछा जाएगा। अब हम इसकी भाषा पढ़ते हैं। ये दिखाए गए चित्र नंबर 51 में 51 नंबर चित्र है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R हो, तो मालूम है क्या कहता है, तो अज्ञात प्रतिरोध R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो कंडीशन यहाँ पर इसने ये लगा दी कि इसका तुल्य प्रतिरोध भी R है और अज्ञात प्रतिरोध का मान, अब अज्ञात क्या है ये, और तुल्य का मतलब पूरे सर्किट का प्रतिरोध है R। कोई बात नहीं, आपकी किताब में डायरेक्ट लगा हुआ है, इससे आप थोड़ा परेशान हो गए। अब हमारी बात सुनिए, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यदि धारा समान हो तो श्रेणी क्रम संयोजन, और यदि धारा अलग अलग हो तो समांतर क्रम। बस अपना काम हो गया। आप समझिए मन में, चित्र में नहीं करना है, मन में समझिए कि यहाँ से धारा आई गई। ध्यान देना जरा, धारा का डिवाइडेशन, संधि कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। कुछ धारा का पार्ट I का ऊपर चला गया और कुछ नीचे आ गया, सब बोलते हैं। तो जो ये I1 धारा जाएगी वो 10 ओम में बहेगी, जो I2 धारा जाएगी वो इस 3 ओम में भी बहेगी, 8 ओम में भी बहेगी। ये यहाँ आएगी I1 घूमते घूमते, ये I2 फिर से आ जाएगी, ये मिलकर के फिर से I हो जाएगी। संधि के नियम से मिलने वाली धनात्मक और निकलने वाली ऋणात्मक। अगर ये दोनों धनात्मक है संधि के लिए, ये है मतलब संधि है, यहाँ पॉइंट है मिलने का इनके, तो ये संधि की ओर जा रही है तो I1 प्लस I2, और ये संधि से दूर जा रही है तो ये नेगेटिव इक्वल टू 0। तो बोलो I बराबर I1 प्लस, हर जगह वो संधि का नियम लगेगा, यानी किरचॉफ का पहला नियम। तो अब हमने ये देखा कि ये दोनों धाराएं इन दोनों प्रतिरोधों में समान है, तो मतलब स्पष्ट ये हो गया कि ये दोनों आपस में कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, नियम के मुताबिक। अब जब ये श्रेणी क्रम में जुड़ेंगे और जो भी मैटर निकलेगा वो इसके साथ कैसे क्रम में जुड़ेगा, समांतर, क्योंकि इसमें धारा है I2 और इसमें धारा है I1, और फिर जो भी मैटर निकल के आएगा वो इसके साथ 3 ओम के साथ कैसे जुड़ेगा, श्रेणी, क्योंकि इसका तुल्य, इसकी तुल्य धारा क्या है I, और इसमें भी क्या बह रही I। समझने का प्रयास ये है कि पहले ये दोनों श्रेणी में, जो मैटर आएगा इसके साथ समांतर में, फिर जो आएगा वो इस 3 ओम के साथ श्रेणी में, और लास्ट में क्या रखेंगे R, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध भी क्या दिया हुआ है R। कोई बात नहीं, तो ऐसे लिख देना चित्रानुसार 3 ओम कामा R ओम को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध R1 इक्वल टू 3 प्लस R, कितना 3 प्लस R। फिर क्या लिख देना, R1 तथा 10 ओम को, R1 तथा ये जो 10 ओम है इसको कौन से क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने पर, कौन से क्रम में, तो आपके लिए नया प्रतिरोध मान लो R2, तो 1/R2 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/10। R1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस R और प्लस 1/10, ऐसे ही रखा है, नहीं ये है 1/R2। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अपोजिट करेंगे तो R2 बराबर 1/, ये सब नीचे चला जाएगा, 1/3 प्लस R,
प्लस 1/10। ये हमारे लिए आई R2 की वैल्यू। अब देखिए ये R2 है क्या? R2 है इतने बड़े पार्ट का तुल्य प्रतिरोध। अब हमें तो पूरे परिपथ का चाहिए। इसके साथ ये 3 ओम कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो लिखना आता परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब किताब ने पहले ही बोल दिया है कि वो टोटल कितना है R, तो हमने भी रख दिया R। रखना किसके साथ में? 3 प्लस R2। तो 3 प्लस, अब R2 का मान क्या है? 1/3 प्लस R प्लस 1/10। अब आपको ये समीकरण मिल गया। अब आप एक स्टूडेंट नहीं है, अब आप हैं एक प्रोफेशन में। स्टूडेंट जरूर है लेकिन अब इतने आप छोटे स्टूडेंट नहीं। अब देखते हो समय की भी कमी है, आपके पास किताब भी है। अब हमें सिर्फ इनका आपस में क्या करना है? कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन बनेंगे, उसको हल करेंगे और हम अपने R का मान निकाल लेंगे। तो जो किताब है आपकी, वो आपके जो R का मान है हल जब करती है तो हम आपको देख के बता रहे हैं कि इसमें हल में इसका आंसर निकल के आता है √69 सीधे सीधे ऐसे ही लगा है। उसने देखो किताब में डायरेक्ट ऐसे रख दिया है R बराबर ये। हमने देखिए ये पूरा सिस्टम बना के आपको दिखाया है। किताब में क्या किया है? सीधे रख दिया है ये। इसी वजह से समझने में दिखता है। आप देख सकते हैं आपकी किताब के एग्जाम्पल का है, वो तो आप समझते ही हो। इसने सीधे ये रख दिया है, हमने आपको पूरे प्रोसेस से बताया है। तो आप इसी प्रोसेस से निकालें और कैलकुलेशन अब इसके बाद बचा है वो आप लोग कर ही लेंगे। तो इसकी वैल्यू जो आ रही है R की, हल करने पर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा √69। मत परेशान होना इसको हल करने में बहुत ज़्यादा कि अब √69 का मान क्या होगा पता ही है। 8/64 8.2 के आसपास आ जाएगा, 8.23 ये इसका मान हो जाएगा R का। तो इस तरह से हम लोग अपना लगाना सीखेंगे। हमने आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन बताए, किरचॉफ के नियम से भी संबंधित बताए, आपको व्हीटस्टोन के नियम से भी बताए और धारा का संयोजन भी दिखाया, प्रतिरोधों का भी संयोजन दिखाया, प्रतिरोध कैसे तुल्य रूप से निकाला जाएगा वो भी आपको सिखाया गया। तो यदि आप लोग सीखने का प्रयास करेंगे, लगाएंगे, तो इसी तरह से अन्य क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी यदि रिक्वायरमेंट रहती है तो और भी अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो आपको पेपर से पहले मिल सकते हैं। उसके लिए आप लगातार लिंक से जुड़े रहें और जो पढ़ाया गया है आज उसको आप विधिवत तैयार करें, अपने पेपर की तैयारी करें। कम समय में अधिक से अधिक बताने का प्रयास इस समय किया जा रहा है, उस पर भी विशेष ध्यान दें। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिले, यही प्रयास हम लोगों की तरफ से जारी रहेगा। धन्यवाद।